इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब कोई निहायत मूर्खतापूर्ण कदम भी कमाल का साबित हुआ हो। एकदम फालतू दिखने वाली कुछ ऐसी योजनाओं ने असल में युद्धों के ही रुख पलट दिए और उन घटना स्थलों का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अपनी टाइम मशीन पर कस के बैठ जाइए और चलिए हमारे साथ इतिहास की उन मूढ़ युक्तियों को खोजने जो वास्तव में चतुर साबित हुई हैं। नंबर 10, झांसों का पुल। हर पोकर खिलाड़ी को पता है कि झांसेबाजी से कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन 1805 में फ्रांसीसी कमांडर्स जीन लेंस और योकेम मुराद ने बहुत बड़ा मस्खरापन दिखाया। वो फ्रांस के ऑस्ट्रिया पर हमले का नेतृत्व करते हुए टेबर पुल तक पहुंचे, जो पूरी तरह दुश्मनों के कब्जे में था। लेकिन घबराकर पलटने की बजाय लेंस और मुराद ने मस्ती में टहलते हुए पुल पार किया और जोर जोर से हंसते हुए चर्चा करने लगे कि वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सेनाओं के शांति समझौते से कितने ज्यादा खुश हैं। ये समझौता हकीकत में हुआ ही नहीं था। ताज्जुब की बात है कि ऑस्ट्रेलियाई अफसरों को उनकी कहानी सच लगी और उन्हें इस तरफ आने दिया। हालांकि एक सार्जेंट को इस चाल पर थोड़ा सा शक हुआ और उसने थोड़े बारूद में चिंगारी लगा दी, लेकिन लेंस ने धमाका होने से पहले ही आग बुझा दी और अकड़कर एक तोप पर बैठकर उस सार्जेंट का मजाक उड़ाते हुए सिगार फूकने लगा। आखिरकार सभी को उस पर यकीन हो गया और ऑस्ट्रेलियाई फौज ने उस ब्रिज का कब्जा फ्रांसीसियों को दे दिया। उस झूठे समझौते के खातिर ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। एक महीने के अंदर ही फ्रांसीसी उस पुल के जरिए आक्रमण कर वियना में घुस गए और अपने विरुद्ध उठी ऑस्ट्रिया और रशिया की बगावत को कुचल दिया। लगता है इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों का दुनिया से भरोसा उठ गया होगा। नंबर 9, पश्चिम वर्जीनिया की शीत युद्ध तिकड़म। 1977 में पश्चिम वर्जीनिया की एक छोटी सी सुदूर बस्ती वल्कन में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई, जिसका समाधान और भी अजीब था। उस जगह तक पहुंचने वाला एकमात्र पुल चरमराकर ढह गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए पैसा खर्च करने से साफ मना कर दिया। शीत युद्ध अपने चरम पर था और वल्कन के लोगों ने विदेशी सहायता के लिए अमेरिका के शत्रु देश कम्युनिटी पूर्वी जर्मनी और सोवियत संघ को चिट्ठी लिखी। अपने शत्रु अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका मिलता देख रूस ने तुरंत अपना एक पत्रकार वहां भेजा ताकि वो वल्कन के लोगों का इंटरव्यू लेकर दुनिया को वहां की हालत बता सके। वेस्ट वर्जीनिया की सरकार ने कम्युनिस्टों की मदद लेने की शर्म से बचने के लिए पुल बनाने के लिए तुरंत $13 लाख पारित कर दिए। वल्कन के लोगों के चतुर मस्खरेपन ने एक टोटके जैसा काम किया और साबित कर दिया कि कभी कभी शत्रुओं के साथ मिल जाना भी फायदेमंद होता है। नंबर 8, एक हवाई विचलन। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिकी सेना निकल पड़ी थी फिलीपींस स्थित एक क्रूर जापानी बंदी कैंप से युद्ध बंदियों को मुक्त करवाने। जापानियों की युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता को देखते हुए मिशन की सफलता का चांस बहुत कम था, क्योंकि जरा सी भनक लगते ही जापानी सभी बंदियों को बेदर्दी से मार सकते थे। इसका मतलब अमेरिकी सेना को बहुत सोच समझकर थोड़ी तिकड़म लगाने की जरूरत थी। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई। वे रात्रिकालीन एक एयर शो आयोजित करके बंदियों को मुक्त करवाएंगे। सुनने में पागलपन लगता है ना? खैर, जब रात हुई तो P-16 ब्लैक विडो विमान का अमेरिकी चालक कैंप के बहुत ऊपर अपने विमान को ले जाकर कलाबाजियां खाने लगा, जिससे जापानी सैनिक हैरत में आ गए। जब उनका ध्यान उस आसमानी कलाबाजियों पर था, तब अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिक चुपके से कैंप में घुस गए। सिग्नल मिलते ही मित्र राष्ट्रों ने हमला बोल दिया। उन्होंने 15 सेकंड्स में ही जापानी कैंप के सारे कंट्रोल टावर्स और पिल बॉक्स ध्वस्त कर दिए थे और जापानी सैनिकों को खत्म कर दिया। अमेरिकी हवाई सेना के बिना तैयारी किए गए इस एयर शो की बदौलत 500 बंदियों को छुड़वाकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सका। नंबर 7, बम घुमाने वाला। द्वितीय विश्व युद्ध में आसमान के निडर हीरो केवल अमेरिकी हवाई सैनिक ही नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश पायलट भी थे। उन्होंने अपनी बहादुरी 1944 में दिखला दी, जब जर्मनों ने उड़ने वाला V1 बम बनाया था। ये क्रूज मिसाइल का शुरुआती रूप था और बिना किसी पायलट के लंदन जैसे शहर का निशाना साध कर छोड़ा जा सकता था। प्रत्येक V1 को केवल टारगेट तक पहुंचने जितना ही ईंधन दिया जाता था, जिसके खत्म होते ही ये जमीन पर गिरकर फट जाता था। लेकिन ब्रिटिश शाही हवाई सेना ने इन विध्वंसकारी अस्त्रों की एक बड़ी मजेदार कमजोरी पकड़ ली। इन उड़न बमों को भटकाने के लिए विमान भेजे गए जो इनके पंखों को ठेस पहुंचाते। ऐसा करने से ब्रिटिश विमान बम के पंखों के ऊपर के हवा के बहाव को भंग कर देते, जिससे बम अपना संतुलन खोकर गंतव्य से पहले ही गिरकर फट जाता। आगे का काम विशाल बैराज गुब्बारे संभालते थे, जो लटकते हुए बड़े स्टील के केबल से उड़ते हुए बम को हवा में फंसा लेते थे। आजकल हम हवा में बॉटल घूमती देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के इस बम घुमाने के प्रचलन को क्या कहेंगे? एक टिकटॉक वीडियो तो बनता है ना इस पर। कुशल पायलटों द्वारा बम घुमाने की यह प्रथा बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन उससे अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई। अत्यंत घातक जर्मन हथियारों की एक छोटी सी कमजोरी का फायदा उठाया गया। नंबर 6, बिग बिल की बियर बोतलें। कुछ लोगों को मुक्केबाजी बड़ी पसंद है, लेकिन अंग्रेज फौजी सार्जेंट बिल स्पीकमैन से ज्यादा किसी को नहीं। वे कोरिया युद्ध में लड़े थे। सार्जेंट स्पीकमैन को अपनी 6 फुट 6 इंच लंबाई के कारण प्यार से बिग बिल कहा जाता था और वो युद्ध के एक वाकये की वजह से काफी लोकप्रिय हो गए थे। नवंबर 1951 में बिल की बटालियन एक पोजीशन की रक्षा कर रही थी, जब उन्हें 6000 दुश्मन सैनिकों ने घेर लिया।
बिल के पास बंदूक उठाने तक का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जेब में हथगोले भर लिए। गोलाबारी में कई दुश्मनों को धाराशायी करने के बाद उनका बारूद खत्म होने लगा, लेकिन जंग की उहापोह में उनको एक नई तरकीब सूझी। उन्होंने बियर की बोतल और खाली टिन के कैन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ऐसे अटपटे हथियारों से लैस होकर बिल और उनके साथी दुश्मनों पर बोतलें और कनस्तरों से ऐसे प्रहार करने लगे जैसे किसी सुपर बाजार में कोई ग्राहक गुस्से से पागल हो गया हो। बिल लगातार 4 घंटे तक लड़ता रहा और तभी शांत हुआ जब उसके घुटने और कंधे घायल हो गए। हालांकि वो रुका तब भी नहीं। जैसे ही डॉक्टर दूसरी तरफ पलटा, बिल ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया। बिल के हमले में इतनी चतुराई और रोष था कि उनकी टुकड़ी जब तक वहां से सुरक्षित नहीं निकल गई, उन्होंने शत्रुओं को रोके रखा। जब वो इंग्लैंड लौटे तो उन्हें किंग जॉर्ज 6 द्वारा विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो ब्रिटिश सम्मान पद्धति का सबसे ऊंचा पुरस्कार था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल उस समय केवल 24 साल के थे। अगर बिल को लेकर किसी 20-25 साल के अंग्रेज की कोई ऐसी कहानी है जो बिल के मुकाबले की है, तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। नंबर 5, जिताने वाली चक्री। आज तक लड़ाकू पायलटों द्वारा रक्षा के लिए जितने भी जोखिम भरे बेवकूफाना हथकंडे अपनाए गए हैं, उनमें सबसे अधिक पागलपन से भरा काम रॉबर्ट क्लिंगमैन का माना जाएगा। क्लिंगमैन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में तैनात एक अमेरिकी पायलट थे। जब एक जापानी विमान क्लिंगमैन के जंगी जहाज के ऊपर उड़ता देखा गया, तब वो और उनके साथी पायलट्स तुरंत अपने अपने विमानों में बैठकर उसे मार गिराने को उड़ लिए। बचने की कोशिश में जापानी पायलट अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने लगा। उसको अपने जापानी विमान की ऊंचाइयों को झेलने की क्षमता पर यकीन था। थोड़ी ही देर में क्लिंगमैन को छोड़कर सभी अमेरिकी पायलट नीचे उतरने लगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उनके इंजन दम तोड़ने लगे थे। क्लिंगमैन के पास समय कम था और उनको कुछ तो करना ही था, लेकिन उनकी बंदूकें भी ठंड से जम चुकी थीं। आखिरी मौके पर उन्हें एक बावली तरकीब सूझी। वो दुश्मन के विमान से अपने विमान का पंखा टकराने लगे ताकि उसके टुकड़े कट के गिरे। अंततः वो दुश्मन विमान का रडर काट कर गिराने में सफल हो गए और जापानी पायलट 38,000 फुट नीचे समुद्र में गिरकर मर गया। ताज्जुब है कि क्लिंगमैन के विमान को बहुत कम नुकसान पहुंचा और वो सुरक्षित उतर गए अपनी आसमानी बहादुरी की कहानी सुनाने के लिए। नंबर 4, बूटलेगर के जूते। 1920 और 1933 के बीच अमेरिकी सरकार ने सारे देश में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन अमेरिकी लोग कुछ दकियानूसी कानूनों की वजह से पीना नहीं छोड़ सकते थे। तो बहुत से लोग खुद की शराब बनाकर वितरित करने लगे और इस रीति को बूटलेगिंग कहा जाने लगा। जाहिर है कि ये एकदम गैर कानूनी था और किसी भी बूटलेगर को गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी गतिविधियों को छुपाना आवश्यक था। इसलिए अधिकारियों को दूर रखने के लिए बूटलेगर्स ने गऊ जूते पहनने शुरू कर दिए। इन जूतों में धातु की पट्टियों को लकड़ी के टुकड़ों से जोड़कर गाय के खुर जैसा तराश कर जूतों के तलों में लगा दिया जाता था। क्योंकि अब बूटलेगर शराब बनाने का सामान दूर दराज सूने स्थानों पर छुपा कर रखते थे, किसी भी व्यक्ति के जूते के निशान अधिकारियों को वहां की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चेता सकते थे। लेकिन गऊ जूते पहनने से वो अपने पीछे सिर्फ जानवरों के पदचिन्ह छोड़ने लगे, जिससे वहां किसी भी इंसानी गतिविधि का कोई सुराग न रहे और जांच कर रहे अधिकारी चकमा खा जाएं। शराबबंदी के जमाने में बूटलेग्स और गऊ जूते रहे होंगे, लेकिन आज के दौर में बियर वाले हाथ हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि इनमें से सबसे अधिक अटपटा क्या है। नंबर 3, महान आलू युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर के बीच में एक रात आलू ने एक ऐतिहासिक काम किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उसने एक घातक हथियार की भूमिका निभाई। 1943 में एक शाम जापानी पनडुब्बी दिखाई पड़ने के बाद USS बैनन नामक जंगी बेड़ा हरकत में आ गया। पहले उसने पनडुब्बी को टक्कर मारकर चकनाचूर करना चाहा, लेकिन आखिरी मौके पर रुक गया क्योंकि पनडुब्बी में माइनें हो सकती थी जो फटकर बैनोन को डुबा देती। लेकिन इस उधेड़बुन में पनडुब्बी काफी नीचे आ चुकी थी और अब जहाज की तोपों से उस पर हमला करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। तो जैसा कि नौसैनिकों के किस्से बतलाते हैं, बंदूकें न होने पर कर्मी दल ने जहाज पर उपस्थित आलुओं के भंडार से आलू दागना शुरू कर दिया। जापानी सैनिकों को लगा कि वो हथगोले हैं। उन्होंने घबराकर पनडुब्बी की 3 इंच तोप चलाने के बजाय उन आलुओं को वापस फेंकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस अफरा तफरी में USS बैनन को इतना समय मिल गया कि वो पनडुब्बी से सुरक्षित दूरी पर जाकर उस पर गोलीबारी कर सके। जब तक जापानी सेना को समझ पाती, उनकी पनडुब्बी समुद्र के गर्त में डूब चुकी थी। शुक्र है उन आलुओं का जिन्होंने बचने का समय दे दिया। नंबर 2, चंद्र युद्ध। 1958 में शीत युद्ध के संघर्ष के दौरान USA और सोवियत संघ विश्व मंच पर एक दूसरे को पछाड़ने के लिए आतुर थे। एकाधिकार पाने की उनकी सबसे महत्वपूर्ण होड़ ये थी कि अंतरिक्ष में कौन पहले मशीन और फिर इंसानों को भेजता है। ये काम US के लिए थोड़ा कठिन दिख रहा था और 1957 में सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक भेजकर तो सोवियतों ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली थी। प्रोपेगेंडा युद्ध जीतने की इस उग्र व्याकुलता में अमेरिकी हवाई सेना ने तमाशाई अंदाज में चंद्रमा को परमाणु बम से उड़ाने का फैसला कर डाला। जी हाँ, उनकी दलील कुछ इस तरह की थी। ये कारनामा अमेरिकी वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर परमाणु धमाके के प्रभाव को अध्ययन करने का मौका देगा और साथ ही दुनिया के सामने अमेरिका का शानदार शक्ति प्रदर्शन होगा।
क्योंकि ये तो हकीकत है कि चांद के उड़ाने से बड़ी दादागिरी और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन महीनों तक योजना बनाने के बाद ये प्रोजेक्ट जनता की निंदा के डर से निरस्त कर दिया गया। उनको डर ये भी था कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के उतरने के लिए चांद खतरनाक हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अमल में नहीं लाया गया, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम अमेरिकी इतिहास का सबसे अटपटा और मूर्खतापूर्ण कदम था। नंबर 1, सबसे मीठा विद्रोह। 1956 में हंगरी पर सोवियत संघ का संघ शासन था और चीजें ठीक ठाक नहीं थी। अधिकतर कम्युनिस्ट देशों की तरह जीवन का स्तर नीचा था और खाने की कमी थी। अपने अत्याचारी सोवियत शासकों की विफलताओं से हताश होकर हजारों हंगेरियंस ने राजधानी बुडापेस्ट में इकट्ठा होकर विद्रोह करने की योजना बनाई। ये कुछ हद तक सफल रही, लेकिन 10 दिनों के बाद सोवियतों ने अपने सैनिक और टैंकर हंगरी की राजधानी में प्रवेश करा दिए। दुर्भाग्यवश हंगेरियन के पास स्वयं के कोई हथियार नहीं थे और उनको जो हाथ लगा उसे हथियार बनाने लगे। उन्होंने सड़कों पर खाद, तेल, जेली और साबुन फैलाना शुरू कर दिया ताकि जब टैंक उस पर से निकले तो वो सतह पर जमकर ना चल सके और फिसल जाए। जब टैंक रुकने लगे तो बच्चे उन युद्ध मशीनों की तरफ दौड़कर उनकी खिड़कियों पर जेली चुपड़ देते थे, जिससे ड्राइवरों को बाहर कुछ ना दिखे। अफसोस कि वो विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन आपको उस सोच को सलाम करना पड़ेगा। ये ऐसा हास्यास्पद आइडिया था जो लगभग कारगर हो गया था। तो इतिहास की कौन सी हास्यास्पद कहानी आपको सबसे ज्यादा मनपसंद है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।